नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवाद खड़ा करना समाजवादी पार्टी के लिए उल्टा दांव साबित हो सकता है। अखिलेश के कई करीबी नेता एक के बाद एक बागी तेवरों में सामने आ गए हैं। इनमें ज्यादातर जाति से ब्राह्मण, भूमिहार या क्षत्रिय हैं, सारे सवर्ण जातियों से हैं। पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह, रोली तिवारी, मनोज पांडे, राजीव राय समेत कई नेताओं ने मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुली चुनौतियां दी जा रही हैं। साइबर स्पेस में पार्टी की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आने के बाद पहले यह खबर चलाई गई थी कि अखिलेश यादव नाराज हैं। 2 दिन बाद अखिलेश यादव के बयानों से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन के संकेत मिलने लगे। अखिलेश मंदिर गए तो विरोध हुआ, तो शूद्र का मुद्दा निकल आया, पोस्टर लग गए। चौपाई विवाद से हड़कंप मचाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। हिंदू आस्था के इतने बड़े ग्रंथ का अपमान करने वाले पर एक्शन लेने की बजाय प्रमोशन देना अखिलेश यादव को ज्यादा का मिसकैलकुलेशन साबित हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बयान से कितने पिछड़ों और दलितों को पार्टी से जोड़ पाए, इसका तो अभी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। हाँ, समाजवादी पार्टी को संवर्ण विरोधी बताकर नाराजगी जताने वाले नेताओं की लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य को सरेआम घेरा जा रहा है और योगी के सनातन और हिंदुत्व के कसीदे कढ़े जा रहे हैं। ये काम बीजेपी के नेता नहीं, समाजवादी पार्टी के ऑफिस ब्यूरो कर रहे हैं। आज मुकाबला में हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारा सवाल भी यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने वोट जोड़ने से ज्यादा वोट तोड़ने का काम कर दिया है क्या? किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और इस बयान के बाद अब लगातार वो ही सवालों के घेरे में हैं और इस बार उनके विरोधी नहीं बल्कि पार्टी में उनके सहयोगी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार घेर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का ये रवैया अवसरवादी नहीं है? क्योंकि जब बीजेपी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे तब उन्हें बातें याद क्यों नहीं आई थी? ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल अब समाजवादी पार्टी को लेकर भी है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली समाजवादी पार्टी कहीं अपनों को तो नाराज नहीं कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नाम, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े प्रवक्ता अब सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे भावनाएं आहत हो रही हैं। रामचरितमानस पर सवाल खड़े करना किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो लगातार अपने इस स्टैंड पर कायम नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं आपका ट्वीट देख रही थी सर, और उस ट्वीट में आपने लिखा है कि आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि राजनीति का ये रूप भी आपको देखने को मिलेगा। वो प्रवक्ता जो अपने विरोधियों पर नाम लेकर सीधे सीधे वार करते हैं, आज ऐसा क्या हो गया कि आपको एक लाइन में अपनी बात को समेटना पड़ा? चोट अपनों से लगी है क्या? प्राची जी, हर शब्द का, हर कमेंट का अपने मन से अर्थ निकाल लेना अलग बात है। मैं आपसे एक बड़ी विनम्रता से सवाल पूछूंगा प्राची जी, जो इतने दिनों से पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा है, जो बहस चल रही है, आप भी हिंदू हैं और आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। क्या आपका दिल तब नहीं दर्द हुआ था जब ये भारतीय जनता पार्टी में मंत्री संजय निषाद ने भगवान राम को अवैध संतान बोला था, दशरथ के तथाकथित पुत्र बोला था? अगर आपके इस पे दिख रहा हो तो मैं दिखा रहा हूँ। तब तो ये बहस नहीं हुई थी इस देश में, तब तो इस बहस में देश नहीं हुई थी। आप बताइए, 2 लाइनों पर जिस पर विवाद है, जिस पर किसी समाज के एक वर्ग को अगर आपत्ति है तो उस पर एक कमेंट कर देना और मैं नाराज क्यों होऊंगा? मेरे नेता अखिलेश यादव जी हैं, मेरे नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव जी हैं,
हम उनसे प्रेरणा लेकर राजनीति में आए, उनकी कही हुई हर बात से अक्षरशः अपने को शामिल करता हूं कि रामचरितमानस का, मैं आपसे खुलेआम बोल रहा हूं, अगर रामचरितमानस का विरोध हो, हिंदू धर्म का विरोध हो, उसका बारे में अपशब्द बोला जाए तो मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन दो लाइनें, दो पंक्तियां जिस पर लोगों को की भावनाएं आहत होती है, उस पर कमेंट कर देने में, तू कत्ल भी वो कत्ल भी करते तो चू नहीं होते, माँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये मीडिया में बहस तब क्यों नहीं हुई जब भगवान राम को नाजायज औलाद माना जाने लगा। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी का दर्द तब क्यों नहीं उजागर हुआ। योगी जी क्यों उस व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके बैठे हुए हैं जिसने भगवान राम की उत्पत्ति पर ही सवाल उठा दिया। तो मेरा जो पीड़ा है सिर्फ मेरी पार्टी से या किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरी पीड़ा है प्राची जी कि मैं तब से राजनीति में हूँ, तब से टीवी चैनलों पर आ रहा हूँ, जब सुषमा स्वराज जी जैसे बुद्धिजीवी प्रवक्ताओं के साथ बैठने को मिलता था। शाहनवाज आज भी है, अरुण जेटली के साथ है, लेकिन इस तरह का एक तरफा, आप लोग तो हमारी आवाज हुआ करते थे, मीडिया तो विपक्ष की आवाज हुआ करती थी जो मेरिट के आधार पर तय करती थी। अब तो ये फैसला दिए जाने लगा, इतना कोहराम मचा हुआ है। राजीव जी देखिए, ये अपना अपना नजरिया है देखने का, आपको इसीलिए बुलाया गया है ताकि आपकी बात को सुना जाए, आपको बार बार इसीलिए आमंत्रित किया जाता है, इसीलिए उन मुद्दों को उठाया जाता है ताकि आप लोगों का पक्ष क्या है ये भी हम टीवी पर दिखा सकें, हम ये बता सकें कि वो जो चौपाइयों का विरोध हो रहा है उस पर राजीव राय क्या सोच रहे हैं। अब मैं सीधा आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछूंगी, आपने कहा रामचरितमानस पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो हिंदू होने के नाते आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा और इस देश के उन तमाम हिंदुओं को बुरा लगेगा जो आस्था रखते हैं। अभी जो ये विवाद खड़ा हो रहा है और जो बातें स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं, क्या वो बयान, क्या वो टिप्पणी राजीव राय की भावनाओं को आहत कर रही हैं या नहीं? मैं पुनः बोलूंगा, मेरे नेता अखिलेश यादव जी हैं, उन्हीं के प्रेरणा से राजनीति में हूं। अगर कोई ऐसी बात करते हैं जो मुझे नागवार गुजरेगी तो मेरी भावनाएं आहत होंगी। और जहां तक मेरी जानकारी है, स्वामी मौर्य ने भी वही बात कहा है, बाद में चाहे सुधारे हो चाहे जो भी हो, लेकिन वर्तमान में पार्टी की जो लाइन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लाइन है कि रामचरितमानस का कोई विरोध नहीं है, भगवान का कोई विरोध नहीं है, दो पंक्तियों में जिसने समाज के एक वर्ग को अगर वही मतलब समझा जा रहा है जो दशकों से या सदियों से समझा जा रहा है, तो आप भी एक नारी हैं, आप ताड़ना के अधिकारी हैं क्या? सच को सच बोलने में क्या गुनाह है? अगर वो लाइन सच है, तो राजीव राय जी, ये वो लाइनें हैं, राजीव राय जी, ये वो लाइनें हैं जो शायद आप भी बचपन से पढ़ रहे होंगे, मैं भी बचपन से पढ़ रही हूँ, और वो करोड़ों हिंदू बचपन से पढ़ रहे हैं जिनके घर में भगवान राम की पूजा होती है, जो रामचरितमानस में आस्था रखते हैं। आपने इससे पहले क्यों नहीं प्रश्न उठाया? आपको उठाना चाहिए था कि नारियों का अपमान हो रहा है, आपको सवाल पूछना चाहिए था सर, शुरुआत अपने घर से कर देनी चाहिए थी। अगर इतना ही आपत्तिजनक इन टिप्पणी इन दोहों में कुछ लिखा हुआ है राजीव राय जी, तो जी जवाब दे रहा हूं। पहले तो मैंने सवाल नहीं उठाया, किसी पत्रकार ने स्वामी मौर्य से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया और इस पर जो कोहराम मच गया। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आप लेकर आते हैं, मुझे पता है इसके बाद पैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे, चाहे सरकार से जब आप सवाल करती हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन आपसे यह है कि स्वामी मौर्य की दो लाइनों पर, आपत्तियों पर जो कोहराम मचाए हैं, संजय निषाद ने जब भगवान राम को नाजायज औलाद बोल दिया था तो उनकी आत्मा कहाँ गिरवी रखी गई थी? उनकी आत्मा क्यों नहीं धिक्कार रही थी? कैसे जब खुद सवालों के घेरे में है तो दूसरों पर सवाल खड़े करना क्या अच्छा लगता है? राजीव राय जी, आप तो इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं कि चर्चा कैसे होती है। हालांकि बीजेपी से भी उन तमाम बातों पर सवाल पूछा गया है, जब जब वो चर्चा में आते हैं सर, उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ ठीक हैं, आपने क्या कार्रवाई कर दी। लेकिन मैं तो आपसे पूछ रही हूं ना, मैंने तो चौपाइयों पर आपसे प्रश्न पूछा, आप चले गए बीजेपी पर। ये रवैया तो नहीं सही हो सकता ना। आप मुझे बताइए, या तो आप सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। प्राची जी, फिर दोहराऊंगा, मैं सच को सच कहने में कोई आंच नहीं है। मैं इस सवाल पर आज आप हमसे पूछ रही हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं आपके घर आके जवाब तो नहीं देता। ये मुद्दा, मेरा पीड़ा ये भी है कि जिस समय बहस विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए, जो आपने मेरी पीड़ा का, मेरा पीड़ा ये भी है कि जिस समय बहस विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होना चाहिए, बजट पर होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए, अपराध पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आवश्यकता से अधिक उछाल देने की वजह से सरकार से मोड में चली गई। थोड़ा सा करेक्शन करिए, आप मुझे बताइए, क्या ये चर्चा हम लोग अपने मन से करवा रहे हैं? पोस्टर्स क्या आप लोगों ने नहीं लगाए?
बड़े बड़े पोस्टर, गर्व से कहिए हम शूद्र हैं, गर्व से कहिए हम ब्राह्मण हैं, ये जो जातिवाद फैलाने की कोशिश हो रही है ये कौन कर रहा है सर? आपके ही पार्टी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर्स लग रहे हैं, तभी तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, वरना क्यों करेंगे? अगर आप बजट पर सवाल उठाएंगे तो हम बजट पर चर्चा करेंगे। नहीं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। आपका हक है आपको सवाल उठाने का, आपका हक है, आप सवाल उठाइए, उसमें आप कहीं गलत नहीं है। मैं मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं खाली आपकी या आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो इस कंट्री में होना चाहिए था, जो वर्तमान हालात में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस देश में बहस होना चाहिए, और इतना ही इसी ट्यून में, इसी के प्रोपोर्शनेट उस में बहस क्यों नहीं हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरा भी तो हक है ना, आपका हक है सवाल पूछने का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही के चैनलों पर जितनी बार स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 लाइनों की चर्चा हो गई, कितनी बार संजय निषाद के बारे में चर्चा हुई, कितने बार बहस हुई, कितने बार स्पेसिफिक डिबेट हुए, आपकी कहीं नहीं हुआ। हाँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी ओवरऑल पीड़ा वर्तमान हालात को लेकर है, सिर्फ 2 लाइनों के लेकर नहीं है। मेरी पीड़ा है कि नौजवानों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, मजदूरों की बात की जाए। अच्छा, देश सर, ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है ना कि आप किसानों की बात करिए, आप गरीबों की बात करिए, आप देश में मुद्दों की बात करिए। आप ही अगर जातिवादी को, राजनीति को बढ़ावा देंगे तो हम तो सवाल पूछेंगे राजीव राय जी, हम तो सवाल पूछेंगे और आपकी वो जो पीड़ा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने हमारी एक ट्वीट को उठा लिया, लगातार सैकड़ों ट्वीट मेरे उन मुद्दों पर है, किसी को उठाया नहीं आपने। तो ये तो होता है पिक एंड चूज, जो सूट करे भी मीडिया के एक सेक्शन को या भारतीय जनता पार्टी को, बहस का मुद्दा हो गया। मेरे राजीव जी, ये देखिए, देखने का नजरिया है। मैंने आपसे पहले भी कहा, जब आपकी कोई पीड़ा है और उस पीड़ा को हमने अगर देखा और आपसे पूछ लिया तो मुझे नहीं लगता सर इसमें कुछ गलत है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। और ऐसी एक और नेता हैं रोली तिवारी, जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं, वो भी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर अगर आप जाएंगे तो वो भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। रोली तिवारी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड रखती रही तब तक तो रोली तिवारी समाजवादी पार्टी की सम्मान्य नेता थी, लेकिन अब उसी रोली तिवारी के बारे में अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि कौन रोली तिवारी? क्या इतना मुश्किल हो गया है अपनी बात रखना समाजवादी पार्टी में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये शब्द कहे हैं। मैंने भी उनको देखा, उन्होंने उस पत्रकार से कहा कि तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो 22 लग रहे हो। मैंने भी सुना उसको, क्योंकि अखिलेश यादव जी मेरे परिवार का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और मेरा जो भी ये लड़ाई है वो श्री रामचरितमानस, सनातन धर्म को लेकर के उसके सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, जो मैं अपनी पार्टी में लड़ रही हूँ। तो रोली तिवारी जी, जो बातें आप ट्विटर के जरिए रख रही हैं, जो बातें आप सोशल मीडिया के जरिए रख रही हैं, क्या ये बातें आपने अपने पार्टी फोरम पे रखी? आपने बताया कि देखिए ये जो हो रहा है ये पार्टी को भी डैमेज कर रहा है और लोगों की भावनाओं को भी आहत कर रहा है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जिस समय बयान आया था तो मैं हतप्रभ थी उस बयान को देख करके, आखिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार अजीब से घटनाक्रम हुए। मैंने सबसे पहले पार्टी पटल पर अपना प्रतिरोध जाहिर किया। देखिए, मैं एक सनातन धर्म में जन्मी महिला हूं और मैं ब्राह्मण भी हूं, तो जब भी कोई इस तरीके की बात होती है जहां ऊंच नीच जाति पाति की बात होती है तो वहां मेरा एक सवाल होता है कि हम इतने समय से पार्टी में जुड़े हैं और वंचितों, पिछड़ों, शोषितों, दलितों सबकी आवाज़ उठाते हैं। तो जब हम लोग सबकी आवाज़ उठाते हैं तो हमें जातिगत करके क्यों टारगेट किया जाए? कितनी असहज स्थिति हो जाती है जब जो अन्य जाति के, सवर्ण जाति के जो लोग हैं उनको अगर इतना टारगेट करके आप बोलेंगे कि भाई हाँ 85 और 15 की बात है, या सिर्फ पिछड़ों और दलितों की बात है, यहाँ पर हम सवर्ण को नहीं लेना चाहते, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हुए हैं। तो वर्तमान समय में हम सभी लोग मिलकर के एक पार्टी में रहते हैं और समता और समानता की बात करते हैं। तो मैंने उस बात को पार्टी पटल पर भी रखा था। पार्टी पटल के बाद मुझे ये भी समझ में आया था कि ये बयान गलत है, जैसा कि मुझे बताया गया, और इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, और कई बार ऐसा होता है, राजनेता हैं, थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए या कुछ कहने के लिए कुछ बोल देते हैं, तो मुझे भी यही लगा था कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस समय परिचय का संकट पड़ रहा हो। अपना चुनाव वो जीत नहीं पाए थे, उसके बाद से उनको कोई पूछ नहीं रहा था, फिर भी कृपा पात्र माननीय बना दिए गए, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको लगा कि चलो भाई इनको कृपा पात्र माननीय यानी MLC बना देते हैं।
उनको एक एमएलसी की लिस्ट में उनका नाम दे दिया गया, वो माननीय रोली जी, बन गए। इस बयान की उस बात सब तो के एक नई बनने के बहस बाद छिड़ अब गई है उनको ना, इस बेटी बयान को की भी बात टिकट तो एक नई बहस छिड़ गई है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके दफ्तर के बाहर पोस्टर लग रहे हैं बड़े बड़े, जिसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है, अपनी अपनी जाति बताई जा रही है। तो मैं यही आपसे पूछ रही थी कि आपने अखिलेश यादव जी की नजर में ये बात डाली कि देखिए ये गलत हो रहा है और इससे आपत्ति हो सकती है, तब क्या आपको जवाब मिला उस वक्त? देखिए, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस बात को डाला कि ये जो हो रहा है, मैं आपको बता दूं, हमारा देश आस्थाओं का देश है। या हम इसलिए प्रभु श्री राम को पूछते हैं कि वो अपना हक छोड़ करके माता पिता की आज्ञा मानने चले गए। तो प्रभु श्री राम हुए, श्री रामचरितमानस हुई, ये सब हम लोग की आस्थाओं से जुड़ा है। जितनी भी पिछड़ी दलित जातियां जो सो कॉल्ड अभी आप बोल रहे हैं कि वहां पर लिखी हुई थी, उन सब के छोटा गुटका, बड़ा गुटका, छोटी रामचरितमानस, जिसको वो लोग रामायण बोलते हैं। मैं अगर आपको याद दिलाऊं, एक समय रामायण सीरियल आया करता था, लोग घरों में जुटते थे, भीड़ जुटती थी, लोग टीवी की पूजा करने लगते थे। तो रामायण या रामचरितमानस हमारे देश में आस्था का विषय है। तो मैं यही जानना चाहती थी स्वामी प्रसाद मौर्य से कि इस आस्था को उन्होंने क्यों छुआ। मैं आस्थावान हूं, मेरी प्रभु श्री राम में आस्था है, मैं रोज रामचरितमानस पढ़ती हूं, मैं रोज रामायण पढ़ती हूं, तो आपने मेरी आस्थाओं को क्यों छुआ? आपको क्या हक था कि मेरी आप आस्थाओं को छुएं? दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म से आते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है, वो हिंदू धर्म या सनातनी धर्म को नहीं अपनाते। तो आपको क्या अधिकार है कि आपने उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया? तीसरा मेरा सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य से है कि जिस पार्टी में आते हैं वहां पर एक बहुत बड़ी मात्रा में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी जुड़े हैं। क्या आपने कभी इस्लाम पर कोई टिप्पणी की? स्वामी प्रसाद मौर्य से है या पार्टी के तमाम दिग्गज सीनियर लीडर्स, तमाम सीनियर लीडर्स से भी है, या सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य से ही आप शिकायत कर रही हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं समर्थन तो मिल रहा है अखिलेश यादव और बाकी तमाम नेताओं का। देखिए, कई बार आप सत्य की लड़ाई में अकेले हो जाते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले पढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि जो स्वर थोड़े से मेरे साथ थे, हालांकि मुझे मुझे बहुत समर्थन लोगों ने दिया कि हाँ ये सही बात है, लेकिन आपसे पहले भी कोई व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने मुझे पहले समर्थन दिया था। लेकिन जो स्वर उठ रहे थे, किसी को मेयर का टिकट चाहिए, किसी को जिला पंचायत का टिकट चाहिए, किसी को विधानसभा का टिकट चाहिए, अब आने वाले लोकसभा में भी लोगों को टिकट चाहिए और पद भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने पद की लालसा में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे बयानों का सहारा लिया जा रहा है। रोली, आप ये कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह, नेता समाजवादी पार्टी। इनके भी जो ट्वीट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। ऋचा जी, आप भी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। आप मुझे बताइए, ऋचा सिंह जो लगातार मुखर रहती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं, उन ऋचा सिंह को क्या जरूरत पड़ गई कि अपने सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आप विरोध कर रहे हैं, तबकि आपकी पार्टी की लाइन कुछ और अलग नजर आती है? मैम प्राची जी, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं है पार्टी को लेकर। और रही केशव प्रसाद, माफ करिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर मेरा विरोध नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से हम सब का जो एक पूजनीय ग्रंथ है, अहले वतन के हैं राम, जिस देश पे हम रहते हैं, है ना, वहां पे रामचरितमानस का अपमान करना, ये कहीं ना कहीं देश की एक बहुत बड़ी जो हिंदू समाज है उसकी भावनाओं का अपमान करना है। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ते हैं और विरोध जो है शोषण के खिलाफ भी विरोध करते हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत बात कह रहा है तो हम उसका भी विरोध करें। रही पार्टी के इंटरनल जो आपने सवाल किया कि पार्टी से क्या हो रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत बयान है। हमारे पार्टी के महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा भी कि उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि वो राजनीतिक रूप से मृत प्राय हो चुके हैं। पहले वो बसपा में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, अब सपा में आए, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में है, जिसको ना तो आज तक सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा पाए और ना ही उन्होंने जो है कोई अपने इस तरीके की उनको विचारधारा। शिवपाल यादव का बयान हमने भी सुना और हमने सबको सुनाया भी, लेकिन उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई तो छोड़िए, उनका तो प्रमोशन भी हो गया। और फिर शूद्र को लेकर, कभी जातियों को लेकर, इन सब को लेकर फिर एक नई राजनीति शुरू हो गई। तो इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड
कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के प्रमुख नेताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और जहां तक उनको प्रमोशन देने की बात है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और वो उनको गुमराह करके उन्होंने एक पद भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन सवाल ये इस बात का है कि वो राजनीतिक रूप से जो बात कह रहे हैं क्या वो सही है? देखिए, हम एक आजाद भारत में रहते हैं जो कि संविधान से संचालित होता है हमारा देश, और हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, सभी की धार्मिक और पंथ की जो है सम्मान किया जाना चाहिए। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी रोज रोज संविधान के नाम पर अपनी राजनीति जी, चमकाते आपने हैं। एक बड़ी बात कही कि वो अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे हैं। आपके ट्वीट में भी आपने अवसरवादी लिखा। आपने कहा कि पहले पार्टी के बाहर रहकर पार्टी को डैमेज करते थे, अब पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब डॉक्टर ऋचा सिंह ये समझ सकती हैं, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो डैमेज कर रहे हैं? देखिए, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार अपनी बात कह रहे हैं, और अपनी बात कहने के साथ साथ हम लोग लोकतंत्र का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया, उस पर भी अपनी बात रख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्द ही हमारी बातों को और हमारी भावनाओं को समझेंगे। और ये सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं है, देखिए पूरे देश की भावनाएं हैं। आप जब रामचरितमानस का अपमान करते हैं तो आप इस देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, एक तरफ अगर आप बौद्धिस्ट हैं तो आपको हिंदू धर्म ग्रंथों पे जो है टीका टिप्पणी करने का अधिकार क्या है? ठीक है, वो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके का धार्मिक उन्माद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ वो महिलाओं को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि वो बहुजन समाज पार्टी में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे, आज तक वंचित समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने कौन सी नीति बना दी? उन्होंने बहन जी को क्या क्या शब्द नहीं कहे? ये सवाल है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार उठ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका ऋचा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। और देखिए, अब करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ गया है। हमारे साथ हैं अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर राजेश पासवान, दलित चिंतक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप ऋचा सिंह को सुन रहे होंगे, उन्हें तो आप बखूबी जानते हैं, पार्टी की ऐसी मुखर लीडर हैं, युवा नेता हैं जो लगातार सामाजिक न्याय की बात करती हैं। वो साफ साफ शब्दों में कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए। ये बात आपकी पार्टी को कब नजर आएगी? देखिए, एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं, जब आप डिबेट करवाते हैं, जब और पार्टी के और लोगों को जब बुलाते हैं आप, तो कृपया करके एक कोई बुलाया कीजिए। ये राजनीति जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपने मुझे भी बुलाया, समाजवादी पार्टी के और लोगों को भी बुलाया, तो आप एक को बुलाइए ना। इसलिए बुलाया ना सर, दोनों की राय अलग अलग है। अपनी करनी चर्चा दोनों की राय अलग अलग है। आप सबको बुला के नहीं, तो इसलिए तो फिर मुझे नहीं बुलाते आप लोग भी कंफ्यूजन बंद कर दीजिए। मुझे नहीं बुलाते ना, हम भी ये कंफ्यूजन बंद कर देंगे। नहीं, सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह लूं पहले। पहले मैं अपनी बात कह लूं। सर, आप सवाल उठा रहे थे तो मैं जवाब दे रही हूं। मैं अपनी बात कह लूं पहले। जब आपको बुलाना था तो अरे सुन तो लीजिए, जब आपको उन लोगों को सबको बुलाना ही था तो मुझे क्यों बुलाया था भाई? आप राजनीति मत कीजिए कम से कम। आप किसी प्रवक्ता को टाइम देती हैं तो फिर प्रवक्ता को ही टाइम दीजिए, वो अपनी बात कह पाएगा। और दूसरी बात, मैं आपसे एक साफ साफ बात कह देना चाहता हूं कि राजनीति, सामाजिक न्याय और धर्म दोनों अलग है। भारतीय जनता पार्टी देखो नहीं आ रही है डिबेट में। अब तो कोई आया नहीं, तो मैं बात करूंगा तो करूं किससे? अब आप चूंकि बीजेपी की प्रवक्ता बन के मुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि बीजेपी तो है नहीं, तो मैं बीजेपी से पूछता। आप बताइए कि आप धर्म को राजनीति आपसे सवाल पूछ रही हूं अनुराग जी, उसका जवाब हम दीजिए। सामाजिक लड़ाई की बात मुझे कर रहे क्यों हैं। घसीट रहे हैं? सुन तो लीजिए, हम सामाजिक लड़ाई की बात कर, चूंकि अरे मैंने सीधा सवाल पूछा, ऋचा सिंह को लेकर सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना। आप तो गोल गोल घुमाने में लग गए मुझे। अरे मैं अपनी बात कह रहा हूं। अब अरे मैं चर्चा में आ गया, अब मैं चर्चा में आ गया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि मैं सवाल पूछता भारतीय जनता पार्टी से कि ये बताइए कि हम सामाजिक लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के अंदर में क्या ये सच नहीं है कि समाज में दलितों के साथ अन्याय हुआ? आप इस बात से तो नहीं नकार सकती कि किस तरह से गांव में उनके साथ अत्याचार होता रहता है और आदिकाल से होता चला आ रहा है। उनको अपने दरवाजों से कभी किसी ने गुजरने नहीं दिया, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पिया, कभी उनको मंदिर तक नहीं जाने दिया, स्कूलों में उनकी एंट्री नहीं होती थी। गांव में वो 10-10 किलोमीटर दूर जाया करते थे। और महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता था आप भी जानते हैं, मैंने भी देखा है बचपन में। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनकी कितनी बंदिशें होती थी।
तो हम सामाजिक लड़ाई की हम नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, दलित सम्मान की बात कर रहे हैं, समाज में सबको समान अधिकार मिले, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन आप उसको धर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि धर्म की लड़ाई। हम तो सुनिए, हम सभी ग्रंथों का, रामचरितमानस हो या हमारे और रामायण हो, हम लोग तो सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस को तो कहा गया, गांधी जी ने भी कहा कि सबसे बड़ा इतिहास है, डॉक्टर लोहिया जी ने भी कहा था इससे बड़ा साहित्य, थोड़ी इतिहास कह रहा हूं, इससे बड़ा साहित्य नहीं है कोई। तो अच्छा साहित्य है ये, जिसमें कम से कम उस समय की जो स्थिति थी उसको दर्शाया गया, उस समय जिस तरह का अत्याचार होता था स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहेंगे फिर आप? तो वो उसकी तो हम लगातार आवाज जो उठा सवाल रहे हैं खड़े ना, कर रहे हैं, उनका जो स्टैंड लगातार कायम है अनुराग जी, फिर आप उस पर क्या कहिएगा? मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, अरे मैं बोल तो रहा हूं, जिस तरह से महिलाओं पे और जिस तरह से दलितों के साथ अन्याय होता रहा है, उनको कैसे सामाजिक न्याय मिले, लड़ाई उसकी है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं अनुराग जी। एक लाइन को लेकर के पूरे कोई इनकार नहीं कर रहा, आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़िए। अगर कहीं पर कोई वंचित है, शोषित है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लड़ाई लड़िए। लेकिन अगर आप उसे धार्मिक चोला उड़ा देंगे और एक धार्मिक ग्रंथ का अगर आप हवाला देंगे, तब आपसे सवाल पूछे धार्मिक चोला नहीं कि ये आहत करना नहीं है क्या भावनाओं को? देखिए, ग्रंथ का अपमान नहीं है। मैंने अच्छा सुन तो लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप बीजेपी प्रवक्ता बन जाएंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। मैंने क्या कहा? आपसे सवाल पूछने तो आप बड़े कन्वीनियंस के हिसाब से हमें लाइसेंस देने लग जाते हैं। मुझे जरूरत नहीं है आपके लाइसेंस की, मैं आपको क्लियर कर दूं सर। अरे सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं। तो अपना जवाब दीजिए ना, आप मुझ पर पर्सनल टिप्पणी करेंगे और मैं पलटकर कुछ ना कहूं, ऐसा तो नहीं होगा। मैं कह तो रहा हूं, अरे कह तो रहा हूं, अब आप मेरे जवाब में बोलने लगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं कहा कि हम लोग अपनी पार्टी की बात करिए, मेरी मत करिए। धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। अरे मैं आप बोल फिर बीच में बोल पड़े आप, कमाल है भाई। मैं कह रहा हूं, मैं सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। जिन्होंने प्रतियां जलाई, हम उसके साथ नहीं है, ये पहली पार्टी बोल चुकी है। फिर हम कहते हैं कि हमने एक चौपाई और भी है, जाति पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्ही रही उरलाई, तेही के हृदय बसे रघुराई। तो ये तो रामचरितमानस में ये भी तो लिखा गया है ना, ठीक है, कि भाई जो लोग सबका सम्मान करते हैं, समाज में जो सभी को आदर करते हैं, ऊंच नीच का भाव नहीं रखते हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, अनुराग जी, जब इतनी समझदारी है आपको और आप इतना सम्मान जो प्रभु राम है उन्हीं के हृदय में रहते हैं, ना स्वामी प्रसाद मौर्य उसी के हृदय में। आप बोलने नहीं देंगे, आप कमाल के। मैं उठ जाऊं डिबेट से? लगातार आप बोल रहे हैं अनुराग जी, मैं उठ जाऊं डिबेट से अगर आप नहीं बोलने देंगे? आप चौपाई भी नहीं पढ़ने देंगे मुझे, आप चौपाई भी नहीं पढ़ने देंगे मुझे, बता दीजिए कि चौपाई नहीं पढ़ने देंगे मुझे। मैं आपको बीच में, अरे आप कह दीजिए चौपाई नहीं पढ़ने देंगे मुझे, कमाल है भाई, चौपाई पढ़ रहा हूं तो भी आप बीच में आ जाएंगे। तब मैं आपके पास आऊंगी, लगातार आप ही बोल रहे थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। अवनीश अवस्थी जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले अनुराग भदौरिया जी को भी सुन रहे होंगे, जो ये कह रहे हैं हम तो सम्मान कर रहे हैं। क्या वाकई में ये सम्मान आपको फिलहाल नजर आ रहा है रामचरितमानस का? प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है। एक तो पहले अनुराग जी ने कहा कि बुलाना था तो सिर्फ मुझे बुलाना था। एक पार्टी के भीतर किस तरीके से भीतर उबल रही है पार्टी के अलग अलग लोग, ये दिखाना क्या चैनल का काम नहीं है? दूसरी पार्टियों के बारे में दिखाएं तो ये उछल उछल कर बोलना शुरू कर देते हैं। इनकी पार्टी की असलियत दिखा दी। बाकी बात बड़ी साफ सी है, अभी तक ये लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तक पहुंचे। राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेला शुरू किया था, और सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदू नहीं, यहां से गिरमिटिया मजदूर बना करके ले जाए गए लोग फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस जैसी जगहों पर सिर्फ रामचरितमानस लेकर के गए थे, जिसके सहारे वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 पीढ़ियों से आज तक उसका सम्मान कर रहे हैं। बात जहां तक है, ये एक उसकी बात कर रहे हैं, एक पंक्ति की बात नहीं है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, और प्राची जी आपके सामने बोल दिया कि किसी को टिकट की है इसलिए विरोध नहीं कर रहा, किसी को मेयर बनना है, किसी को विधान परिषद में जाना है इसलिए विरोध नहीं कर रहा। वास्तव में जिस तरीके से समाज को विश्रृंखलित करने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, और आज ये नई बात नहीं है। ये जो कह रहे हैं सामाजिक न्याय की, वो तो बहन मायावती जी ने बता दिया ना, सामाजिक न्याय, महिलाओं और दलितों का कैसा आप सम्मान करते थे। आप जानलेवा हमला किया, वो तो उस दिन बचा लिया गया, और जिसने बचाया उसको भी मार दिया गया बाद में। तो ये बात बड़ी साफ सी है, सिर्फ एक जाति की राजनीति करने वाली पार्टी, और जाति से भी ज्यादा वो सिर्फ परिवार की राजनीति करने वाली पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को लगते होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, उसके क्या राष्ट्रीय महासचिव और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात बड़ी साफ सी है, जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से रामचरितमानस का अपमान लगातार किया जा रहा है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार बोल दिया, उस दिन से लगातार। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को सम्मानित किया गया, समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल हिंदू समाज को साफ संकेत दिया कि आप हमारे लिए कुछ नहीं हो, आप हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं हो। ये बड़ा साफ साफ सम्मान, ये जो आपने मैसेज निकाला, मैं 20 सेकंड में, अनुराग जी छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों को मैं चर्चा में लेकर आऊंगी। जो भी अवनीश अवस्थी जी मैसेज निकाल रहे थे आपके इस कदम का, क्या वही मैसेज नहीं जा रहा है आपकी पार्टी के लिए? देखिए जितने प्यार से आपने अग्नेश अवस्थी जी को बोलने दिया बिना टोके, मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। ये अन्याय तो आप भी कर रही है टीवी चैनल में बैठ के। अब मैं इसके लिए क्या करूं बताइए? मैं चौपाई पढ़ रहा था, बीच में टोक पड़ी। मैंने बोला जात पात धर्म, पहले सुन लीजिए, बोलने दीजिए। अरे पहले सुन लीजिए सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप एक लाइन मुझ पर बोलकर और फिर कहेंगे मैं आपको बोलने निवेदन है, बोलने दीजिए। अब आप प्रवक्ता बन जाएंगे तो हम कैसे? मेरी बात सुनिए, मैं अंतर बता देती हूँ कि मैं बीच में क्यों नहीं बोली। मैं बोलने लगा तो आप नहीं भदौरिया जी रुकिए, ये कॉन्स्पिरेसी यहाँ मत करिए सर, रुकिए। अवनीश अवस्थी जी ने एक बार भी मुझे नहीं घसीटा। आप हर सवाल की शुरुआत में मुझे घसीट लेते हैं जवाब में, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अब अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए। मुझसे नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ आप बोलने लग जाती हैं, क्योंकि आप मेरा नाम लेते हैं सर, तो मैं आपसे बोलती हूँ। आप मेरा नाम नहीं लेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। आप सिर्फ अपनी पार्टी की बात करिए ना, बोलिए। अरे तो आप मत बोलने दीजिए, तो आप मुझे बोलने दीजिए। आपकी पार्टी का स्टैंड टाइम बता दीजिए कि आपको 60 सेकंड बोलना है, 1 मिनट बोलना है, 1.5 मिनट बोलना है। टाइम बोलिए ना सर, 20 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए अवनीश अवस्थी की बातों का। देखिए मैंने आपको बोला था एक चौपाई और भी है, जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब ताज तुम्ही रहु उरलाई, तेई के हृदय रहु रघुराई। क्या हम इसका विरोध करते हैं? हमने कहा कितनी अच्छी लाइन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी लोग जो एक दूसरे का सम्मान करते हो, एक दूसरे का आदर करते हो, सुख दुख में एक दूसरे के शामिल होते हो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ रहते हो, ऐसे लोगों के हृदय में, जिनके अंदर प्यार हो, ऐसे लोगों के हृदय में प्रभु राम रहते हैं। तो किसका कौन विरोध कर रहा है? ये कह रहे रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। हम कोई रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने बोला जिन्होंने प्रतियां जलाई उनके लिए हमने कहा कि भाई उन्होंने गलत किया। रामराज उसमें तो आगे चौपाई ये भी थी, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। रामराज में जैसे ही प्रभु राम गद्दी पे बैठे, वैसे सारे तीनों लोग के जो सुख थे, सभी जो शोक थे, दुख थे, दूर हो गए। तो क्या आज के तारीख में सभी को आदर मिलने लगा? क्या महिलाओं को सम्मान मिलने लगा? क्या दलितों को सम्मान मिलने लगा? क्या वंचितों को सम्मान मिलने लगा? सवाल इस बात का है। जो मैसेज अभी अवनीश अवस्थी जी समझ रहे थे आपके पार्टी के बारे में। खैर शांतनु गुप्ता जी, यूपी की राजनीति में रामचरितमानस का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और जैसे जातिवादी राजनीति की तरफ उत्तर प्रदेश को धकेला जा रहा है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जब से 2012 में उन्होंने एक तरह से पार्टी की कमान या सीएमशिप ली है, तब से पार्टी हार रही है उनकी। 2012 के बाद से 2014 का हारी, 17 का हारी, 22 का हारी, 19 का चुनाव हारी, बीच के पंचायत के चुनाव हारी, अभी एमएलसी के चुनाव हारी। तो अब वो सारे कॉम्बिनेशन देख चुके हैं कि मैं कांग्रेस के साथ जाके देखूं, बसपा के साथ जाके देखूं, आरएलडी के साथ जाके देखूं, छोटी पार्टियों के साथ सब ट्राई कर लिया। तो उन्होंने कहा जाति का कार्ड, एक ही उनकी पॉलिटिक्स थी जो उनके पिताजी सिखा के गए, भाई जाति का कार्ड खेलो और मुस्लिम अपीसमेंट करो, राम को गाली दो, राम भक्तों को मारो, गोलियां चलाओ और शायद आपको वोट मिल जाएगा। तो उनका वो पुराना कार्ड फिर से खेल रहे हैं। वो अपने कंधे पे नहीं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं और उनको राष्ट्रीय महामंत्री बना रहे हैं। भाई जो व्यक्ति रामचरितमानस के अगेंस्ट में बोलता है, अनुराग भदौरिया जी अभी जो चौपाइयां नीचे से पढ़ के बोल रहे हैं, किसी ने उनको एसएमएस से पास करी हैं, वो पढ़ के जो बोल रहे हैं, तो अभी सीख लिया उन्होंने। 10 दिन पहले बयान दिया था, राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया उसके बाद, और अब जाके कुछ कुलबुलाहट हुई, नहीं तो गड़बड़ हो गया। वहां राम मंदिर बन रहा है भव्य। अब अयोध्या में, मैं 8 दिन पहले अयोध्या से आ रहा हूँ, भव्य राम मंदिर बन रहा है वहां पे, पहला तल बन चुका है। भदौरिया जी को सुन के बड़ा बुरा लगेगा, जहां आपने गोलियां चलाई थी उसी जगह पे पहला तल बन चुका है, खंबे लग चुके हैं पहले तल के। इसी महीने करीब जनवरी में अगले साल आप जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है वहां पे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में खुल रहा है। जब अखिलेश यादव वहां लैंड करेंगे या राहुल गांधी वहां लैंड करेंगे, उनके तो छाती पे सांप लौटेंगे कि भाई ये तो राम तो काल्पनिक थे। तो इनकी पार्टी में अब कोई भी सेंस नहीं बचा। और आपको बता दूं, अभी 3 दिन बाद 10 तारीख से 12 तारीख को इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश किसी और लेवल पे पहुंच चुका है, करीब 22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। ये अपनी जाति की राजनीति, पुरानी राजनीति है, उसी पे उन्होंने इतने साल सरकारें चलाई हैं अपनी।
तो उसको वापस खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य का कंधा यूज कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर राजेश जी, ये जो राजनीति हो रही है, दलित, पिछड़ों, वंचितों की बात करना इस देश में गलत नहीं है। करिए, उस हर वर्ग की आवाज बनिए जो वर्ग को जरूरत है, जो जिस वर्ग तक अभी विकास नहीं पहुंचा है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन क्या उसकी आड़ में रामचरितमानस का इस्तेमाल करना, रामचरितमानस की चौपाइयों को का दावा करके, दुहाई देकर उसकी आवाज बनना, क्या ये ठीक है इस देश में? प्राची जी, इस पूरे विवाद के दो अर्थ हैं। एक अर्थ इसका साहित्यिक है, दूसरा अर्थ राजनीतिक है। राजनीतिक अर्थों पे मैं बहुत कम टिप्पणियां करूंगा, साहित्यिक अर्थों में अपनी बात कहना चाहूँगा। प्रोफेसर अवनीश जी बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, वे जानते होंगे पूरा जो मध्यकाल का समय है और आज संत गुरु रविदास जी की जयंती है, उसके अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। जितने भक्ति काल के कवि हैं, सबका अपना एक स्वप्न लोक है, अपना एक यूटोपिया है, अपने तरीके से एक बेहतरीन राजकीय अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। संत गुरु रविदास बेगमपुरा की करते हैं, कबीरदास अमरदेशवा की करते हैं, सूरदास वृंदावन की बात करते हैं जहाँ पे स्त्री स्वाधीनता की बहुत बड़ी वकालत होती है, और गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य की कल्पना करते हैं। रामचरितमानस में उस राम राज्य के बारे में बहुत सारे विस्तार से बताते हैं। मैं यह किताब भी लेकर के आया हूँ रामचरितमानस की। इसमें पेज नंबर 705 पे वो पंक्ति है जिसको पंक्ति को लेकर के बहुत सारे विवाद हुए हैं। पंक्ति है, प्रभु भल किन मोह सुख दिन्ही, मर जादा पुनि तुमरी किन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल तारना के अधिकारी। दूसरी पंक्ति के बहुत विवादित है, उसमें नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये जो कहने मर्यादा पुनीत तुम्हारी किन्नी, जो मर्यादा बनी हुई है, जो मर्यादा बनी हुई है, उसी की रक्षा समुद्र कहता है कि मैंने की है। और वह मर्यादा था कि समाज में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, उनको उस जो मर्यादा है वह उनकी औकात बताता है कि आपको अपनी औकात में रहनी चाहिए, आपको अपनी औकात से बाहर चीज़ें नहीं करनी चाहिए। समुद्र ने अपनी औकात से बाहर जा कर के भगवान श्री राम को 3 दिन तक रोक कर रखा था, इसी वजह से गुस्से में उन्होंने वो बातें प्रसंग में आई हैं। ये इसका साहित्यिक अर्थ है। पूरा भक्तिकालीन साहित्य जो है सगुण और निर्गुण के विवाद में और बाकी होने का बहुत सारे विवादों में वो रहता है, प्रेम के हैं, ज्ञान के हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, पूरा एक वैचारिक विमर्श है। लेकिन उस वैचारिक विमर्श को हिंदी साहित्य में जगह मिली है, उस पर कोई इतनी टीका टिप्पणी नहीं हुई है। इन सबका मुखर विरोध लगातार होता रहा है। हिंदी साहित्य में लगातार इस तरह के विमर्श चलते रहे हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर करते रहे हैं इन सब चीज़ों को। विमर्श साहित्य ने उसको स्वीकार कर लिया है। राजनीति में राजनीतिक अर्थ जो है, राजनीतिक अर्थ चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, राजनीतिक अर्थ यह है कि धर्म जो है एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से चुनावी फायदा देने वाला एक हथियार बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगता है कि धर्म के से अगर भिड़ना है तो वहाँ पे जाति की काट लेके आनी पड़ेगी। जातिगत जो भेद हैं, जातिगत जो विभिन्न ग्रंथों में जो जाति को लेकर के मान अपमान वाली बातें हैं, उनके हवाले से हम SC ST OBC को पोलराइज करेंगे। तो ये सारा हिंदू धर्म के नाम पे बीजेपी ने पोलराइज किया है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उसके बनिस्पत गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यह नई टर्मिनोलॉजी समाजवादी पार्टी ला रही है, ऐसा मुझे लगता है। दलित चिंतक हैं, देखिए वो तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो तो अपनी बात भी कह रहे हैं और ये भी उनको नजर आ रहा है कि देखिए पोलराइजेशन के लिए तो ये हो रहा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ अवनीश जी आपके पास उसके बाद। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया और उसी बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। मैंने कहा कि हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि जो अगर दलितों के साथ अन्याय हुआ, अगर नारियों के साथ, नारी दलित जो शोषित है, वंचित है, किसी के साथ भी अन्याय होता है, अगर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो हम उसके विरोध में हैं, हम उसके विरोध में खड़े हैं, हम न्याय दिलाना चाहते हैं। और हमने कहा कि हम रामचरितमानस का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करी पता है आपको? वो उसका एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात कर रही है कि ये लोग हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू धर्म का विरोध नहीं है प्रभु, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच में विरोध है। अच्छा। वो अपनी सोच को थोपना चाहती है दूसरों पे, इशू को डाइवर्ट करना चाहती है, इशू पे बात नहीं करना चाहती। इशू पे बात कीजिए ना। सुनिए ना सर, नहीं, आप दलितों पर अन्याय हुआ है तो बात कीजिए आप। चलिए ठीक है, वो अगर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जो ऋचा सिंह जी सवाल पूछ रही हैं, जो बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पर लंबी ट्रेल है उनकी ट्वीट्स की, उस पर क्या कहेंगे? वो तो अपनी पार्टी का नुकसान नहीं चाह रही होंगी ना। नहीं, वो ये सवाल आपने उनसे पूछा, उन्होंने आपको जवाब दिया, ये उनका विचार है।
मैं उसमें तो नहीं बोल सकता भाई, ये उनका अपना विचार, उन्होंने अपनी बात रख दी। आप मुझसे पूछ रही, मैं अपनी बात रख रहा हूं पार्टी की। मैंने कहा कि भारतीय जनता इसीलिए पार्टी दो लोगों को बुलाना सिर्फ और पड़ा सिर्फ था। अनुराग जी, आप इशू शुरुआत को में डिलेयर भड़क गए करने, थे, माने बहुत हर गुस्सा चीज हो का ना गए थे मिक्स मुझसे। करती है। हाँ, क्यों नहीं होंगे आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते। अरे अभी सर। अच्छा है कि आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, तो मैं देखो आप कितना बोले हैं सम्मान से सर, बात कोई कर रहा नहीं हूँ। बोला हम है। समाजवादी लोग टाइम हमेशा रिकॉर्ड कर महिलाओं के लीजिए। सम्मान की चलिए बात सर, करते समय हैं। समाप्त हो गया। हम तो आपके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम तो दलित के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम तो वंचितों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम तो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। कैसे गरीबी दूर हो, कैसे महंगाई बेरोजगारी हमारे यहाँ साथ पे। इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।